बहुत दिनों से एक फ़ैसले का इंतज़ार था जिसका आज ऐलान हो गया। शॉर्ट ऑर्डर तो आ गया है, उसका तफसीली फ़ैसला आइंदा आइंदा चंद रोज़ के अंदर आ जाएगा। जो अभी तक जजेस ने सवालात किए थे और जो वकला बहस कर रहे थे, उसके बाद एटलीस्ट हम कुछ अपनी अपनी जहन में कुछ चीज़ें बना चुके थे, नक्श हो चुकी थी कि कौन से जज किस तरफ जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के हवाले से 4-5 जजेस लगता था पहले दिन से कि वो इस मामले को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसकी मुखालफत में जाएंगे, कि इस पार्लिमान को ये हक ही नहीं था। जस्टिस मुनीब, जस्टिस इजाज़ुल हसन, इनके सवालात बड़े क्लियर डायरेक्शन एक इंडिकेट कर रहे थे। और जबकि चीफ जस्टिस, उनका लगता था कि पार्लिमान की बालादस्ती, जस्टिस अतर मनीला भी उसमें शामिल है, इनका बड़ा क्लियर डायरेक्शन थी कि पार्लिमान की बालादस्ती जो है उसको तस्लीम करना चाहिए, उसका ये हक है कि वो कानून साजी करे। जो हतमी फ़ैसला जिसका ऐलान हुआ उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही सूरत हाल है। 10-5 की अक्सरियत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि ये पार्लिमान कानून साजी कर सकती है, उसको हक हासिल है। अपील 184(3) के नीचे क्या उसका हक है या नहीं है, उसके ऊपर 9-6 से फ़ैसला है, वो भी ठीक हो गया। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ैसला है जो तीसरा हिस्सा है, वो कहता है 8-7 से मुस्तरद कर दिया माजी में किए गए 184(3) के फ़ैसलों के ऊपर जो अपील का हक था। इसमें बहुत सारे 184(3) के फ़ैसलों के बेनिफिशरी सामने आएंगे, आ सकते थे, लेकिन एक या दो नाम ऐसे हैं जो फौरी तौर पर हमें स्ट्राइक करते हैं। PMLN जब ये कानून साजी कर रही थी तो उनके सामने एक शख्स था जिसको मद्देनज़र रखते हुए कानून साजी की गई थी, और उसका नाम है नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों, जब डिस्क्वालिफिकेशन उनकी हुई, पानामा केस वाला मामला नवाज़ शरीफ के सामने था और फिर एक फॉरेन प्रॉपर्टी वाला ही मामला जहांगीर तरीन के सामने भी आ गया। तो 184(3) के नीचे उनका केस चल रहा था, 62(1)(f) के नीचे उनकी नाअहली का फ़ैसला आया। फिर उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही पिटीशन फ़ाइल की गई कि ये नाअहली की मुद्दत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच था आई थिंक, जिसने ये फ़ैसला दिया था कि नाअहली ताहयात होगी। अब ताहयात नाअहली इंतहाई गैर मुनासिब फ़ैसला है, क्योंकि पाकिस्तान में कत्ल के मुजरिम को भी 14 साल सज़ा होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती, तो दुरुस्त फ़ैसला नहीं है। आम तासुर ये था कि 5 साल होना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर पार्लिमान ने फिर एक कानून भी बना दिया कि नाअहली 5 साल होगी। लेकिन आज जो ये फ़ैसला आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का, इसने कुछ असूल वज़ा किए हैं। एक असूल तो यह है कि पार्लिमान कानून ठीक हो गया, अपील का हक 184(3) के नीचे होना चाहिए, वो भी ठीक हो गया। लेकिन माजी के फ़ैसलों रेट्रोस्पेक्टिवली उसका इतलाक़ नहीं होगा। अब वो जो 5 साल की नाअहली का कानून बनाया है कौमी असम्बली ने, और सेनेट से भी वो पास होकर अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, क्या उसका फ़ायदा नवाज़ शरीफ को होगा? मेरा ख्याल है कि उसका फ़ायदा नवाज़ शरीफ को नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है, और जजमेंट उस आइन की शिक की 62(1)(f) की तशरीह कर चुकी है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम है। अब उसका एक विंडो सिर्फ नवाज़ शरीफ के लिए ओपन बचती है, बाकी विंडोज़ अब क्लोज़ हो चुकी हैं। वो विंडो क्या कहती है? वो विंडो ये कहती है कि किसी और केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक मामला टेकअप करे, 5 रुकनी 7 रुकनी बेंच जो है उसको टेकअप करे, और टेकअप करते हुए अपने तौर पर नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त के ऊपर नहीं हो सकता, PMLN की दरख्वास्त के ऊपर नहीं हो सकता, खुद से वो किसी केस में सुन रहे हैं, सुनते हुए उसके अंदर जाकर कहें। एक आई थिंक फैसल वाडा साहब का केस था जिसमें चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये काला कानून है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट दोबारा से 62(1)(f) के ऊपर फ़ैसला दे दे, और वो फ़ैसला ये कहे कि नहीं, ये ताहयात वाला मामला जो है ये फ़ंडामेंटल राइट से मुतसादम है, पाकिस्तानी कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओवरऑल स्पिरिट है उससे मुतसादम है, तो ये 5 साल से ज़्यादा या एक टर्म ऑफ द असम्बली से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक लास्ट ऑप्शन क्या बचती है कि नई असम्बलियाँ वजूद में आ जाए, और वजूद में आने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हुए ये 62(1)(f) के नीचे जाके उसकी वजाहत कर दें कि डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की होगी, लेकिन उसके लिए नवाज़ शरीफ कौमी असम्बली में इलेक्शन के लिए अहल नहीं होंगे। ये एक मुश्किल आन खड़ी हुई है। नवाज़ शरीफ उधर से लंदन से सऊदी अरब की तरफ रवानगी के लिए आई थिंक निकल चुके हैं, और पहले उन्होंने उम्रे की अदायगी करनी है और फिर दुबई आना है, और दुबई से उन्होंने 21 अक्टूबर को लाहौर पहुँचना है। तो अब तलवारें दो लटक रही हैं उनके ऊपर, एक क्या गिरफ्तारी होगी 21 अक्टूबर को, या सीधा जलसागाह जाएंगे और जलसागाह जाने के लिए उन्हें प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी, और दूसरा क्या अहलियत के लिए कोई रास्ता खुलेगा या नाअहली बरकरार रहेगी। ये दोनों मामला PMLN की सियासत और नवाज़ शरीफ के लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे। तारिक फजल साहब से पूछते हैं, ये थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाएगी आम लोगों को समझ, लेकिन नवाज़ शरीफ के ऊपर क्या असरात हैं आज के फैसले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब, दो चीज़ें मैं बरह रास्त उस बात पे आने से पहले कि मियां नवाज़ शरीफ साहब पे क्या असरात हैं इस फैसले के, एक बात जो मुझे आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात दो एस्पेक्ट से अच्छी लगी। एक ये थी कि हमारी मुतअद्दिद दफ़ा
दरख्वास्तों के, अपीलों के बावजूद, चिल्लाने के बावजूद, मीडिया पे शोर मचाने के बावजूद कभी भी फुल कोर्ट का इनेकाद नहीं किया गया और फुल कोर्ट जो है उसने केसेस को नहीं सुना। और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फायज़ ईसा साहब ने आते साथ ही एक अच्छी रिवायत डाली कि तमाम जजेस बैठ के केसेस सुन रहे हैं। दूसरी बात यह कि पार्लिमान की अपनी जो एक, मैं इसे बालादस्ती नहीं कहूँगा, मैं इसे ही कहूँगा कि आइन के अंदर जो प्रोविज़न है, जो स्ट्रेंथ है, जो वेटेज है और जो काम है पार्लिमान का, उसको एक्सेप्ट किया गया है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव का राइट है जो अवाम ने दिया है, उसको एक्सेप्ट किया गया, उस हक को तस्लीम किया गया। लेकिन इसके अंदर एक ऑर्डर के अंदर एक और मुस्बत चीज़ है जिसको बाज़ लोग जजेस की तकसीम कहते हैं। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से एक मनफी रुझान आया था कंसेंसस जजमेंट वाला, 5-0 से फैसला, 8-0 से, 7-0 से फैसला। उसको आज काजी फायज़ ईसा ने लाइव टीवी पे पूरी कौम के सामने बहस करके उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। आप अप्लाई योर माइंड, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे, अप्लाई योर माइंड। ये ज़्यादा एक अच्छी बात है। कर दूं, उसमें सिर्फ एक फैसला आया था, जस्टिस एजाज अफजल जो मानसेरा के जज थे, सिर्फ उसने एक केस में डिफरेंस ओपिनियन दिया था, बाकी सारी जजमेंट्स यूनानिमस होती थी। 17 के 17 जजेस का यूनानिमस फैसला होता था। तो ये मैं ऐड कर दूं, मैंने कहा ये मैं अर्ज कर दूं कि ये तीसरी अच्छी बात है जो आपने की है। बाकी ये कि ये कहना कि कोई कानून जो है वो पर्सन स्पेसिफिक है और किसी एक फ़र्द के लिए बनाया गया है, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे फैसल वाडा साहब के घर को जो सड़क जाती है, ये अगर बनवा लें 5 किलोमीटर होगी, 10 किलोमीटर होगी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, लोग कहेंगे जी ये तो उन्होंने अपने लिए बनाई है, लेकिन ये तो दिन में एक दफ़ा गुजरेंगे, दिन में लाखों गाड़ियाँ वहाँ से और भी गुजरती हैं, वो अवाम उन्नास का एक फ़ायदा होता है। लाहौर में जिस जगह अब ये उस जगह का क्या नाम है, जाती उमरा, उसके लिए सड़क बनवाई तो उन्होंने थी, लेकिन उसमें बाकी लोग भी चले जाते हैं, चलो उनका भी भला हो जाता है। मियां साहब ने जब वहाँ पे मिसाल के तौर पर मैंने कहा मिसाल दी है, तो मिसाल तो वहाँ पे सड़क भी थी, मिसाल तो दे और लोग पहले से गुजर रहे थे। अरे नहीं है तो ना करें, ऐसे ना करें सर। सबसे बड़ा दुनिया का जो तबलीगी सबसे बड़ा जो दुनिया का घर है नवाज शरीफ, और वो उसी सड़क से गुजर के जाते हैं। मैंने कहा आपने ये कहना सबसे बड़ा दुनिया का घर नवाज शरीफ। मियां साहब की जमीन खरीदने से पहले सबसे बड़ा इज्तिमा जो है वो रायमंड में होता रहा और लोग वहीं से गुजरते रहे। 25,000 जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये ज्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं, कोई 25,000 कनाल सड़क उसी के लिए बनाई गई थी। चलो खैर ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब ज़ीर अल्लाह थे, सड़क भी ना बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो वाडा साहब ने बात की है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि जनाब किसी को साइड पे कर दिया, किसी को नई साइड पे कर दिया, इसलिए फ़ैसले नहीं होते। और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से तो मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं है कि वो फैसला पर्सन स्पेसिफिक होगा। चलें दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। पर्सन स्पेसिफिक आपने लॉ बनाया था सुप्रीम कोर्ट, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से, उसका मैंने जवाब दे दिया आपको, लेकिन मैंने कहा कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से कम अज़ कम मुझे तवक्को नहीं है कि कोई फैसला पर्सन स्पेसिफिक होगा। आज आपको पता है जो जजेस की तकसीम है, बड़ी मज़े की तकसीम है। जो 10-5 वाला है और जो 9-6 वाला है, उसमें इख्तलाफी जजेस वो हैं जिनको आम तौर पर PMLN के तमाम लोग मंसूब करते थे कि ये बंदयाल कोर्ट है, ये बंदयाल के जज हैं। जस्टिस मुनीब है, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी है, जस्टिस एजाजुल हसन है, आप सारे खुले प्रोग्रामों में नाम लेते थे। उन्होंने उससे इख्तलाफ किया। लेकिन जो 8-7 वाली तकसीम है जिसने रेट्रोस्पेक्टिवली रिजेक्ट किया है, उसमें जो चाहते थे कि वो तरमीम बरकरार रहे, उसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं, जस्टिस अतर मुनिल्लाह हैं, लेकिन बाकी अक्सरियत ने उसकी मुखालफत किया। उन्होंने कहा नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव तो आइन की रूह की मुनाफी है। फारिग नहीं, मैं अब जजेस की नाम है उनकी तकसीम के ऊपर तो कमेंट नहीं करूंगा। आप ही करते रहे हो ना माजी में, मसला ये था। लेकिन बात ये है नहीं, जो चीज़ें देखें अच्छी हुई हैं अपना शोएब साहब, वो मैंने अप्रिशिएट की हैं, आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि लाइव टीवी के ऊपर चल रही है, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अगर ये हमारी बात आप आज से पहले मान लेते तो हम उस वक्त इसको अप्रिशिएट कर रहे होते। के लिए कुछ सवालिया निशान है। देखिए नवाज शरीफ उमरा करने जा रहे हैं अल्लाह पाक के घर, अल्लाह पाक उनकी हाजिरी कबूल फरमाए। मैं उस पर उसके बाद दुबई आना है उन्होंने, दुबई आते आते कहीं डामाडोल ना हो जाए। नहीं, डामाडोल बिल्कुल भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। जो उनका प्रोग्राम है पाकिस्तान वापसी का 21 अक्टूबर का, वो इंशाल्लाह अपनी जगह पे कायम और दायम है। उसका इस फैसले से, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो 3 दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये उनका मुल्क है, यहाँ पर आना, यहाँ पर सियासत करना, ये उनका राइट है और उसी के मुताबिक वो प्रोग्राम के मुताबिक आएंगे इंशाल्लाह। ये मैं बात बिल्कुल आपको क्लैरिटी से बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि मैंने शुरू में भी ये बात कही थी, जब ये कहा गया ना कि मियां साहब आएंगे, कुछ लोगों ने कहा जी कि वो उनके केसेस पेंडिंग हैं, तो हमने ये कहा था कि हमारी लीगल टीम उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। आज भी हम वही करने जा रहे हैं। जो पाकिस्तान के कानून में हमें रियायत मिल सकती है या फ़ायदा किसी भी पाकिस्तानी को हासिल हो सकता है, वो हम लेने की कोशिश करेंगे। वो हमारा एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। नवाज शरीफ के कोई
इरादे कमज़ोर तो नहीं पड़ जाएंगे? दुबई आते आते सोचें कि पहले पूछ लें कि आऊँ, अभी रुक जाऊँ, अभी कुछ 4 दिन और यहीं आराम कर लूँ। बहुत शुक्रिया। फिर से मैं आपको वही बात याद दिलाऊंगा कि 21 को मेरी सालगिरह है, मेरे लिए अच्छा दिन है पैदाइश का मेरी, उसके लिए शायद अच्छा ना हो। ये आप क्यों कहते हैं आपकी पैदाइश का दिन उनके लिए अच्छा नहीं होगा? कौन उस दिन कोई एटमीन मौका तो नहीं था पाकिस्तान में? इसलिए कि मैं पाकिस्तान के भी अकेला ज़ात एक ऑपोजिशन हूँ, बाकी तो सब आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। लड़ियाँ टूट जाती हैं इलेक्शन के टाइम पे। आपको भी शक है नवाज शरीफ की आमद? जी जी बिल्कुल बिल्कुल शक। हालांकि उन्होंने टिकटें भी कटाई हुई हैं, आगे जहाज भी बार भी ऐसा ही हुआ ना कि उनको जो डॉक्टर्स ने कहा वो सऊदीया तक आए, दुबई तक आए, 1.5 घंटा दूर अपना मुल्क जिनको उन्होंने दूध की दायरों में जमहूरियत में बनाया, उससे वो मफरूर रहे, फरार रहे, इश्तिहारी हो गए। लेकिन यहाँ ना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ आते हैं वो तब तभी ठीक होती जब इक़्तिदार मिलता है।